हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस के बारे में। पार्किंसंस क्या है, क्यों होता है, कैसे अफेक्ट करता है और किन लोगों को अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। एक्चुअली जो पार्किंसंस है एक ऐसी बीमारी है कि जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनमें शामिल होता है पार्किंसंस। हम बात करें द पार्किंसंस इज द डेवलपमेंटल न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। देखो, डेवलपमेंटल का मतलब होता है कि धीरे धीरे बढ़ते जाना, है ना। धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंटल न्यूरो डिजनरेटिव कि न्यूरॉन्स के खत्म होने की जो कैपेसिटी है ना, न्यूरॉन्स के डिजनरेशन की जो डिजीज कंडीशन है। अब डिसऑर्डर्स है तो हम इसको बोल रहे हैं डिसऑर्डर कि दिस इज द डेवलपमेंटल न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो डोपामाइन है, डोपामाइन को प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। तो डिजनरेट होंगे तो हम क्या समझेंगे, हम सीधा ये समझेंगे कि अगर ब्रेन में डोपामीन की डेफिशिएंसी हो गई है ना, डिक्रीज लेवल हो गया है डोपामीन का, तो वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा हमारे ब्रेन के फंक्शंस को। और जो ब्रेन की जो फंक्शंस होंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होता है वो क्या होता है, मोशन एंड बैलेंस। बात समझे, चलना, गति और बैलेंस, संतुलन। जो शरीर का संतुलन है उसको अफेक्ट करेगा और जो शरीर में चलने की जो क्षमता है, गति की जो क्षमता है उसको अफेक्ट करेगा। अगर ऐसा है तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि भाई प्रॉब्लम है डोपामीन की कमी, और डोपामीन की कमी की वजह से कुछ स्थितियां बन रही हैं। और वो स्थितियां क्या है कि पेशेंट की गति में प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम होगी, और दूसरा प्रॉब्लम होने वाला है पेशेंट को बैलेंस नहीं बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में। तो जो सिम्टम्स होंगे इसमें बेसिकली हम सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे। जो पार्किंसंस के कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये एक्चुअली जो स्टार्टिंग जो फेज होती है इसमें अपने को देखने को मिलता है कि जो हाथों और पैरों की जो उंगलियां हैं ये कंपन करना शुरू कर देती हैं, है ना। तो पहचाने कैसे, हम पहचानेंगे कि पेशेंट को हम एक पेन देते हैं और उसको बोलते हैं कि कुछ भी आप लिखिए, तो आप क्या देखेंगे कि पेशेंट से या तो पेन पकड़ा ही नहीं जा रहा, है ना, या पकड़ा जा रहा है तो इधर उधर भाग रहा है वो। तो ये एक आइडेंटिफाई करने का एक बेस्ट मेथड है कि स्टार्टिंग फेज में हम देखेंगे कि पेशेंट के हाथ की जो उंगलियां हैं वो क्या कर रही हैं, कंपन कर रही हैं। और स्पेशल की बात करेंगे ना तो क्या होता है कि जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होगा, है ना, जब पेशेंट आराम कर रहा होगा ना, तो पिल रोलिंग जो कंडीशंस है वो अपने को देखने को मिलती है कि उसमें कंपकंपी सी आती है। एक आता है ब्रेडिकाइनेसिया। ये पहला समझ में आ गया कि हाथों पैरों की उंगलियों में क्या होता है, कंपन होता है। फर्स्ट सिम्टम्स है इसका ये। अर्ली सिम्टम्स की हम बात कर सकते हैं। अब कंटिन्यू अगर चीज़ें रहती हैं तो क्या होगा, होगा ये कि ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडी का मतलब क्या होता है, स्लो, और काइनेसिया का मतलब क्या होता है, काइनेसिया का मतलब होता है कदम चलना, है ना। तो इस पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो चलने की जो गति होने वाली है वो धीरे धीरे हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। पेशेंट को बिस्तर से उठने में या कुर्सी से उतरने में, इन सब चीज़ों में पेशेंट को प्रॉब्लम्स होने वाली है ना। तो ये ब्रेडिकाइनेसिया के सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा पेशेंट, है ना। और दूसरा क्या होने वाला है पेशेंट को होने वाला है कि वो जब बिस्तर से या कुर्सी से उठने में या उतरने में उसको प्रॉब्लम से होने वाली है ना। ऐसा अपने को देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्या होगा, मसल्स में स्टिफनेस होगी। स्टिफनेस का मतलब होता है हार्डनिंग होना, है ना। मसल्स में, मांसपेशियों में क्या होने वाली है, असामान्य तनाव होने वाला है, स्ट्रेस होने वाली है, या फिर बात करें कि अकड़न होने वाली है, स्टिफनेस होने वाली है। ये चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी
किसमें? मसल रिजिडिटी या मसल स्टिफनेस में। नेक्स्ट आता है बैलेंस की प्रॉब्लम। भाई बैलेंस की प्रॉब्लम होगी ना तो क्या देखने को मिलेगी? पेशेंट की जो पोजीशन है वो झुकी झुकी मिलेगी, ऐसे झुकी झुकी पेशेंट की जो पोजीशन है वो अपने को देखने को मिलेगी। पेशेंट बार बार गिरने की समस्या से परेशान रहेगा। क्या रहेगा? पेशेंट जो है वो बार बार गिरने की समस्या से परेशान रहने वाला है, या बात करें कि बार बार पेशेंट को गिरने का खतरा रहता है। ठीक है, अब बात करें फेशियल जो एक्सप्रेशन है, हम बात करें है ऐसा नहीं करेगा पेशेंट। क्या करेगा? पेशेंट की जो एक्सप्रेशन है वो हमें धीरे धीरे क्या हो जाएगी? मुस्कुराने में कमी है ना। पेशेंट क्या नहीं करेगा? मुस्कुराएगा नहीं, स्माइल नहीं करेगा। जो पलक हैं वो झपकने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। पेशेंट हाथ नहीं हिला पाएगा, है ना। जो खुद से चीज़ें होने वाली है ना उनमें भी क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स होने वाली है। पेशेंट को लिखने में अस्पष्ट शब्द लिखना शुरू करेगा, छोटे छोटे शब्द लिखना शुरू करेगा। बोलने में पेशेंट को दिक्कत होने वाली है या अस्पष्ट बोलना शुरू होगा। समझ गए? ये सारे सिम्टम्स हैं। अब क्या बात करें कि ये कुछ सिम्टम्स क्या होते थे? मोटार सिम्टम्स होते थे, कुछ सिम्टम्स होते थे नॉन मोटार। देखो मोटार शब्द जो है ना वो अपने को ऐसा समझना है कि वो सिम्टम्स जिसमें पेशेंट की मोशन से रिलेटेड बात होती है, चलने की बात होती है, मसल्स की यूज करने की बात होती है, उन सिम्टम्स को हम बात करते हैं मोटार सिम्टम्स में। जहाँ पे मसल्स का यूज होने वाला है ना वो मोटार सिम्टम्स हैं। अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे ऐसे सिम्टम्स का जिसमें मसल्स का यूज कम होगा या नहीं होगा। जैसे पेशेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। पहचानने की जो प्रॉब्लम्स है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करने की जो प्रॉब्लम्स है वो अपने को देखने को मिलने वाली है। ये बात करें 10 से 12% जो मामले होते हैं ये जेनेटिक कारण से होते हैं, और इनमें जो जीन अफेक्ट करता है ना वो LRRK2 पहला जीन है, दूसरा पार्किन जीन है, तीसरा पिंक फर्स्ट जीन है, चौथा DJ फर्स्ट जीन है, पांचवा SNCA जीन है। कौन कौन से जीन अफेक्ट कर रहे हैं? पहला जीन अफेक्ट कर रहा है LRRA2, दूसरा है पार्किन, तीसरा है पिंक फर्स्ट, चौथा है DJ फर्स्ट और पांचवा है SNCA जीन। नेक्स्ट एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उसमें भी क्या होता है कि कुछ कीटनाशक जो होते हैं, है ना, ऐसे कुछ पॉइजनियस सब्सटेंस जो होते हैं जिसमें हैवी मेटल का यूज किया जाता है, उन मेटल्स के कारण भी ये सब क्या हो सकते हैं? जनरेट हो सकता है। आपसे बात करें हम लोग, एक जो प्रॉब्लम है या तो एल्डर एज में होने वाली है ना, या तो जुवेनाइल एज में होने वाली है। जुवेनाइल का मतलब होता है बचपन, अर्ली ऑनसेट। जल्दी होगी तो जुवेनाइल बचपन में देखने को मिल सकती है, लेट होने वाली है तो अपने को एल्डर्स एज में देखने को मिल सकती है। डायग्नोसिस क्या करें भाई इसके? आप डायग्नोसिस जो है हम करेंगे कि डायग्नोसिस क्यों करते हैं ये तो पता होगा ना, कोज कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन को असेस करना है। किसी भी मरीज में डिजीज की कोज को असेस करना है, कंडीशंस को असेस करना है और कॉम्प्लिकेशंस को असेस करना है। तीन चीज़ों को हम असेस करेंगे, है ना। तो और असेस करने के का जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस बोलते हैं। तो इस बीमारी में हम जो डायग्नोसिस की जो फेज होने वाली है इसमें हम क्या क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन, पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। सिस्टेमेटिक हिस्ट्री कलेक्शन हमें ध्यान रखना है। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री, है ना, हम देखेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, हम देखेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, हम देखेंगे कि जेनेटिक फैमिलियर जो कंडीशन है इससे तो कोई लेना देना नहीं है, कब से प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रही है ना। और क्या देखने को मिलेगा? और देखने को मिलेगा कि जो सिम्टम्स की जो कंडीशंस है वो ज़्यादा हैं या कम हैं, ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलेगी हिस्ट्री कलेक्शन में, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, सिस्टेमेटिक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ये फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है,
है ना। हिस्ट्री कलेक्शन था, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम स्पेशली जो चीज़ें ध्यान करेंगे वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पे फोकस करेंगे, और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम देखेंगे मोटार जो हैं सिम्टम्स हैं उनका हम असेस करेंगे। फिर बात करते हैं इमेजिंग की। इमेजिंग का मतलब कि ऐसे जिनका अपन चित्रण करके, है ना, कुछ भी, जैसे मान लो कि एमआरआई हम करते हैं, इसमें सीटी स्कैन हम कर सकते हैं और डेट स्कैन हम कर सकते हैं। कौन कौन से डायग्नोसिस किए भाई? पहला हमने हिस्ट्री कलेक्शन किया, ठीक है। दूसरा हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, और फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या किया? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया, और न्यूरोलॉजिकल जो असेसमेंट है ना उसमें हमने क्या देखा? मोटार सिम्टम्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की। इसके अलावा हम क्या करेंगे? हम इसमें सीटी कर सकते हैं, इसमें एमआरआई कर सकते हैं, इसमें डेट सीटी कर सकते हैं हम लोग। ये सारे जो डायग्नोसिस हैं ये कर सकते हैं हम किसमें? पार्किंसंस में। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या था? देखो, पहली बात तो ये समझने की बात करेंगे कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था, है ना, एक दिन में जनरेट नहीं हुआ। दूसरी बात, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर था, ये भी बात हमें समझ में आ गई। मतलब एक लंबी प्रोसेस के बाद में नर्व क्या हो रही हैं, न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, और इस प्रोसेस में क्रोनिक कंडीशन देखने को मिलेगी। और पता है आपको कि क्रोनिक कंडीशन रिकवर या बोलते हैं रिवर्सिबल नहीं होती है ना। तो इस बीमारी का कोई इलाज स्थायी नहीं है, राइट। क्या बोलेंगे हम लोग इसका? हम फिर क्या करेंगे? हम वो करेंगे कि लाइफ जो स्टैंडर्ड है, इस जीवन की जो गुणवत्ता है उसको सुधार किया जा सकता है। इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे लीवोडोपा या कार्बिडोपा। इसमें क्या होता है कि देखो, ये इनएक्टिव फॉर्म में, डोपामाइन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना, और सिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा हम इस प्रकार से देते हैं कि बॉडी में जाके और जो डोपामाइन है वो यूज किया जा सके। तो उसके लिए कौन से देंगे हम? या तो लीवोडोपा देंगे या तो कार्बिडोपा देंगे, पहली मेडिसिन। दूसरा होता है डोपामाइन के अगोनिस्ट, जैसे प्रोमीपेक्सोल, रोपिनिरोल। ये जो होते हैं ये डोपामाइन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, है ना। तीसरा हम क्या देंगे? मोनो एमिनो ऑक्सीडेज बी, है ना, SAMAOB, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज बी, जो इनहिबिटर होते हैं, जैसे सेलेजिलिन, रासाजिलिन, डोपामाइन के ब्रेकडाउन को रोकते हैं, है ना। डोपामाइन का जो ब्रेकडाउन है ना उसको कौन रोकेंगे? मोनो एमिनो ऑक्सीडेज बीटा इनहिबिटर्स। और क्या देंगे? COMT इनहिबिटर्स। तो इसमें क्या है? एंटाकोपोन, है ना, टोल्कापोन, लीवोडोपा की जो इंक्रीज, जो टाइम, जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा एंटीकोलर्जिक ड्रग्स होती हैं, एमेरेटाडिन इत्यादि, है ना। अब इसके अलावा कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट अपने को देखने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, DBS, है ना। इसमें क्या होता है? ये कुछ इलेक्ट्रोड्स हम क्या करते हैं ब्रेन में प्रत्यारोपित करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं? सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं, है ना। और ये किस मामलों में किया जाता है? जहाँ पे मेडिसिन का अफेक्ट क्या हो रहा हो? कम हो रहा हो, ठीक है। इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। लाइफस्टाइल जो चेंजेज होती हैं उसमें हम चीज़ें देखने को मिलेगी। हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या होगा? मोशंस को, बैलेंस को, और क्या करते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है मसल्स की, उसको ठीक करने में मदद कर सकते हैं। एक होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जो ऑक्यूपेशनल जो थेरेपी होती है इसका हम यूज कर सकते हैं कि पेशेंट कुछ भी अपने घर बना के शुरू कर दे कोई काम, है ना। क्योंकि देखो, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ तो पेशेंट को करना पड़ेगा, है ना। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम प्रोवाइड कर देंगे पेशेंट को, दैनिक कार्य करने में सुरक्षित बनाती है ये। स्पीच जो है थेरेपी है वो शुरू कर सकते हैं। जो डाइटरी जो थेरेपी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब पेशेंट को क्या कर सकते हैं हम लोग? योग सिखा सकते हैं, व्यायाम सिखा सकते हैं, स्विमिंग सिखा सकते हैं, एरोबिक्स वगैरह, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे किसका प्रयोग हो सकता हो? मसल्स का यूज होता हो, क्योंकि प्रॉब्लम सारी मसल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की प्रॉब्लम ऐसा है ना,
हम देखेंगे। या फिर बात करें घर में पेशेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, भाई रेलिंग देना है पेशेंट को, प्रॉपर लाइटनिंग की व्यवस्था करनी है और प्रिवेंट करना है फॉल डाउन इंजरी से। ये बात हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने देखा था कि पेशेंट के बैलेंस में प्रॉब्लम है, तो बैलेंस में जब प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें प्रिवेंट करना है फॉल डाउन इंजरी से। इमोशनल क्या देना है, सपोर्ट देना है पेशेंट को, डिप्रेशन या स्ट्रेस को मेंटेन करना है पेशेंट को, है ना। ये सब चीज़ें अपने को पेशेंट को देखनी है। तो बात ये है कि पेशेंट को पूरी तरह से तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम दे सकते हैं। डाइटरी पैटर्न में क्या दे सकते हैं, डाइटरी पैटर्न में हम दे सकते हैं, सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज दे सकते हैं, मानसिक जो गतिविधियाँ हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं, सोशल जो इंटरेक्शन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे जो भी खाना होता है ना, जो डाइटरी पैटर्न होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, टॉक्सिन से बचा सकते हैं। और जो घर